जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर आपके वीडियो के हों, ठीक है, एग्ज़ाम हो, या फिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से क्या आपका पूरा संविधान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि हम इस समय देख रहे हैं मौलिक अधिकार, और आपको बता दें कि आज इस मौलिक अधिकार को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट में आएंगे, देखिए ये आपको एक मिलेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने एक प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि एक एक वीडियो लगा रखे हैं, तो इसमें जा करके आप देख सकते हैं पूरा संविधान, ठीक है। उसके अलावा मेरे दोस्तों, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो देखिए ये है आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, है ना, वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई। तो यहाँ पर जाएंगे साथियों तो आपको यहाँ पे लगे मिल जाएंगे हिंदी के वीडियो, ठीक है। तो एक बार हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने हिंदी भी पढ़ाई है आपके यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम्स के लिए। और अगर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल पढ़ना है तो दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एंड जो भी पुलिस से संबंधित वैकेंसी सबके लिए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही जल्द दोस्तों और भी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं जी के संबंधित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 बचे हैं, जिनमें हमने समता का अधिकार पढ़ लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था, ठीक है। और दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया था, यानी 25 से 28 भी पढ़ लिया था। आज हम ये दोनों अधिकार देखने वाले हैं, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि 32। तो इनको देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं फटाफट। तो मेरे दोस्तों जो हमारा पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या दिया है, तो देखिए इसमें संस्कृति, अपनी संस्कृति को बनाए रखने और अपने शिक्षा को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से देखने वाले। आपको बता दें कि आपसे पूछा जा रहा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29-30, यानी केवल और केवल 2 आर्टिकल में ये छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 29 क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है दोस्तों, वो किस चीज का संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। मान ले दोस्तों कोई मुस्लिम है, ठीक है, तो अपनी लिपि को संजो सकता है, ठीक है, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को। जैसे आप देखते हैं उनकी भाषा दोस्तों उर्दू होती है, अरबी फारसी बोलते हैं, तो मतलब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये चीजें इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, है ना, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है दोस्तों। आपसे पूछेंगे कि अल्पसंख्यकों का अधिकार किसमें दिया गया दोस्तों, तो आप बताएंगे 29-30 में, ठीक है। तो 29 में दोस्तों ज्यादा ये आया रख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 तक, ठीक है। चलिए अब तीसवा देखते, देखिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट काम है उसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है 30 नंबर। तो कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि आपको याद रखना है कि इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, समझिएगा, अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो अपने पसंद की शिक्षा को दोस्तों संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी कि वो दोस्तों किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। जैसे मान ले दोस्तों कोई अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो किसी और भाषा में पढ़ना चाहता है या फिर पढ़ते हैं दोस्तों, वो अपने हिसाब से दोस्तों अपना स्कूल की स्थापना भी कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो ये चीज आपके इसमें बताया गया। हालांकि दोस्तों इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही आएगा कि अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों कौन सा आर्टिकल 29-30 बता दीजिएगा। अब दोस्तों एक आता है आर्टिकल 31 दोस्तों, ये आपका कौन सा था, 7वां मौलिक अधिकार दोस्तों, जिसे हमने हटा दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे संपत्ति का,
ठीक है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसे हटाया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बहुत बार पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि इसे दोस्तों हटा करके किसके, जनता पार्टी सरकार द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा करके दोस्तों आर्टिकल 300A में रख दिया गया और विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो कभी यह मौलिक अधिकार होता था उसे अब विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार की संज्ञा दे दी गई। दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपके क्वेश्चन कईयों बार आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब साथियों आपके बात आपके लिए लेकर आए हैं हम दोस्तों। देखिए अब किस पे बात करेंगे, तो आपका जो छठा और अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या साथियों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको बता दें कि ये आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? क्योंकि हम बताने वाले हैं यहां से आपके एग्जाम में हर जगह दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आपका दोस्तों ये केवल एक ही अनुच्छेद में दोस्तों व्यापित है, 32 है ना, आर्टिकल 32। मगर साथ ही 32 कहने के लिए है, आपको बता दें इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, तो इन चीजों पर हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके तहत क्या है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, यह संविधान का हृदय या फिर आत्मा है। ठीक है, याद रखेंगे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताएंगे प्रस्तावना। ठीक है, तब आप बताएंगे प्रस्तावना। ठीक है, या उद्देशिका। अगर पूछेंगे दोस्तों ग्रीनविन ऑस्टिन ने किसको बोला, तब आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अगर पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा, तब आपको बताना है आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंतर्गत होता क्या है, क्यों दोस्तों इसको आत्मा कहा गया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार ना, अगर इनका हनन होता है, आपसे यह मौलिक अधिकार कोई छीनता है, तो साथियों आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इनको रोकने के लिए दोस्तों 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। क्या 5 प्रकार के रिट जारी करते दोस्तों। आपसे कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी किया था किस आर्टिकल द्वारा, तो आर्टिकल 32 द्वारा। कितने प्रकार के रिट, तो 5 प्रकार के रिट। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 32 तहत। और दोस्तों आपका जो हाई कोर्ट होता है ना दोस्तों, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, वो दोस्तों 226 के तहत जारी करता है। ये भी याद लेंगे, यहीं पे दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है, क्या रिट जारी करता है। ठीक है, तो 5 रिट कौन कौन से हैं उन पर भी बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए दोस्तों शुरू करते हो। 5 रिट कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि ये 5 रिट रहे। कौन कौन से हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेरण। ठीक है, क्या है, उत्प्रेरण है दोस्तों, और 5वां है आपका अधिकार प्रश्छा। ठीक है, ये चीज याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 आपके रिट है। ठीक है, अब कौन सी रिट कब दायर की जाएगी, किस लिए दायर की जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अमूमन दोस्तों आप क्या करते हैं कि इसे नॉर्मल पढ़ के कि 5 रिट हैं और इनके बारे में आप जानते नहीं हैं, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। उन पर भी हम बात करेंगे कि ये जो 5 रिट है ना, क्यों दायर की जाती है और कब दायर की जाती हैं, तो उन पर बात करेंगे। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या जो रिट जारी होता, मान लिया हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो क्या केवल हम ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, समझिए। देखिए जब भी कभी आपका, देखिए जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसके मतलब मौलिक अधिकार का हनन होता है उसको पीड़ित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, या तो देखिए पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए सीधा, ठीक है, या फिर दोस्तों उसकी ओर से कोई और चला जाए, है ना, कोई और व्यक्ति भी जा सकता है उसकी ओर से, या फिर दोस्तों कभी कभार सुप्रीम कोर्ट खुद दोस्तों स्वविवेक से यानी अपने हिसाब से सोच कर, जैसे न्यूज़पेपर होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से दोस्तों संज्ञान ले लेती है। ठीक है, खुद से रिट जारी कर देती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे से दोस्तों। या जनहित याचिका, जनहित याचिका जननी किसको बोलते हैं, हमने बताया था कि जनहित याचिका की जननी किसको बोलते दोस्तों, तो दोस्तों पुष्पा हिंगोरानी को। ठीक है, कपिला पुष्पा हिंगोरानी दोस्तों आपको याद हो रहा है ना, इनको जनहित याचिकाओं की जननी बोलते हैं। और ये जनहित याचिका कहां ली गई हैं दोस्तों, ये अमेरिका से ली गई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, खासकर यूपीएससी में। ठीक है, दोस्तों जनहित याचिका द्वारा रिट जारी करने की याचिका दायर की जा सकती है। तो दोस्तों हम देखेंगे टोटल 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए ये रिट आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया 2022 में भी लेटेस्ट। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हैबिस
कॉर्पस, ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि शरीर को सशरीर, है ना, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का दोस्तों अर्थ क्या होता है, यानी व्यक्ति या शरीर को दोस्तों उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना ना, व्यक्ति को शरीर सहित उपस्थित करना, ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कब होता है, देखिए यह किसके किसके खिलाफ होगा, तो दोस्तों किसके किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है ये वाली रिट, तो दोस्तों यह सरकारी व्यक्ति या निजी व्यक्ति दोनों के लिए जारी की जा सकती है। कब जारी होगी, तो याद रखिएगा जब व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर, ठीक है, मान लो दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई, ठीक है, और आपको पता है कि 24 घंटे के भीतर जो पुलिस होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है, ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी वह उसको दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते। दोस्तों मान लिया दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई और आपको दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने दोस्तों 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया मेरे साथियों, तो आप का कोई भी संबंधी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा याचिका, ठीक है। तो दोस्तों आप जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का इस्तेमाल करेगा, समझ गए होंगे। या फिर आप समझ सकते हैं कि अवैध हिरासत के खिलाफ दोस्तों, किसी का अवैध तरीके से हिरासत लिया जाता है तब दोस्तों, या कोई व्यक्ति किसी कस्टडी में हो, किसी कस्टडी में हो दोस्तों, तब ये वाली, ठीक है, ये वाला दोस्तों जारी किया जा सकता है रिट। तो समझ गए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत न करने पर आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करेगी। यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी, जैसे आप देखते हैं कि जब फिल्मों में देखते हैं कि जब दोस्तों पुलिस वाला आता है हीरो या फिर गुंडा को गिरफ्तार करने, तो बोलता है जब वो दोस्तों वो वारंट लेके आए हो, है ना। अब दोस्तों देखिए अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले आती है ना किसी भी चीज को, तो आपने फिल्म में देखा होगा कि वो जज के साहब मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती। अगर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है ना, तो दोस्तों आप जा सकते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संभवतः यही रिट जारी करेगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना सुप्रीम कोर्ट, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने। चलिए अब दूसरा है दोस्तों परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे, परमादेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, है ना। तो दोस्तों ये याद रखेंगे मैंडमस, है ना, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमादेश। दूसरा क्या है, परमादेश दोस्तों। अब देखिए हमने देखा था जो पहला वाला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये दोस्तों निजी व्यक्ति और सरकारी दोनों के खिलाफ दोस्तों जारी किया जा सकता था, मगर दोस्तों याद रखेंगे ये केवल और केवल दोस्तों जो आपका परमादेश है ये केवल और केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए ही है। किसके लिए, सरकारी व्यक्तियों के लिए ही है मेरे साथियों। कब, देखिए कब दोस्तों, मान ले साथियों जब, देखिए समझिएगा ये यूज कब होगा, जब साथियों कोई भी सरकारी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ अगर आप जाएंगे, कहां जाएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट संभवतः दोस्तों यही वाला रिट जारी करेगी, परमादेश। समझिएगा जैसे क्या, आप मान ले दोस्तों आप विदेश जाना चाहते हैं, कहां, विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों, और विदेश जाना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, पासपोर्ट। अब देखिए पासपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सबके सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पर्याप्त हैं, आप जाते हैं और वो मना कर रहा है बनाने से, ठीक है। तब साथियों आप जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट की शरण में, भैया हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, हम बाहर घूम सकते हैं विदेश और हमें रोका जा रहा। तो दोस्तों संभवतः सुप्रीम न्यायालय जी यही वाला रिट जारी करेंगे, ठीक है। तो केवल सरकारी लोगों के लिए, कब दोस्तों समझिएगा, अर्थ क्या होता है परमादेश का, हम आदेश देते हैं, और केवल सरकारी व्यक्तियों के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न को जारी किए जाएंगे, किसको किसको जारी किया जाएंगे, ये देखिए पहला है सार्वजनिक विभाग को, ठीक है, कोई विभाग होगा दोस्तों सार्वजनिक विभाग है उसको, लोक सेवक है दोस्तों कोई सरकारी गवर्नमेंट है ना, नौकर है उसको दोस्तों, निगम होगा कोई भी निगम है दोस्तों, ठीक है, कोई भी निगम है, कारपोरेशन है दोस्तों उसको, या फिर निचला अदालत है कोई, निचली न्यायालय दोस्तों उसको, या फिर अधिकरण को, ठीक है। तो याद रखेंगे कब जारी होता है, जब दोस्तों लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से कोई इनकार करता है दोस्तों, तब ये जारी होता है। कोई सरकारी व्यक्ति अपने काम को करने से इनकार करता है ना, पब्लिक ड्यूटी करने से इनकार करता है दोस्तों, तब उसके खिलाफ दोस्तों परमादेश रिट जारी की जाती है। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये रिट जो है ना ये राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। किसके खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, या फिर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। आपको पता है मुख्य न्यायाधीश तो वैसे खुद ही जारी करता है, तो दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध दोस्तों ये जारी नहीं की जा सकती। उदाहरण ने बताया कि सभी दस्तावेज होने पर भी अगर पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा दोस्तों, यानी कि आपके विदेश जाने का अधिकार के खिलाफ है ये, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की शरण में, और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों संभवतः यही वाला दोस्तों परमादेश वाला रिट जारी कर देगी, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है अपना। चलिए साथियों, अगला है अधिकार प्रश्न, है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों क्यों वारंटो, है ना। यानी कि अधिकार प्रश्न का होता है दोस्तों किस अधिकार से, है ना, इसका अर्थ क्या होता है किस अधिकार से। देखिए इसमें क्या होता है, तो पहले मैं सिंपल भाषा में समझा दूं। इसमें साथियों ये होता है कि मान ले दोस्तों आपको लगता है, आपने दोस्तों यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, समझिएगा, और आपके एक बगल वाले ने भरा, ठीक है, आपने दिन रात पढ़ाई की, आपका मान लिया हो गया या फिर नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। मगर साथियों को बता दें कि आपका जो दोस्त था, ठीक है, उसने दोस्तों पैसे दे करके, रिश्वत दे करके वो क्या होता है एग्जाम क्रैक करता है, ठीक है, पैसे दे करके, है ना। जैसे आपको पता है यूपीएसआई में भी हुआ ना, तो दोस्तों उसके पास उन चीज़ों की योग्यता की कमी थी, ठीक है, फिर भी वो दोस्तों रिश्वत देकर उस पद पे क्या हो गया, आसीन हो गया, और आपको पता चल गया, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं दोस्तों अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जो माननीय न्यायालय जी हैं वो दोस्तों अधिकार प्रस्या वाला ही रिट जारी करके दोस्तों उसके खिलाफ जारी करेंगे ना। तो समझ गए होंगे। चलिए अब क्या होता है ये चीज देखते हैं कि किस अर्थ से, इसका अर्थ क्या होता है, अधिकार प्रश्न का अर्थ क्या होता है किस अधिकार से ना। देखिए यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो, अवैध रूप मतलब कि गलत तरीके से वो चला गया हो ना, तो दोस्तों यह रिट जारी की जाएगी। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है, ठीक है, मतलब ये भी कहेंगे कि ये केवल कोई सरकारी लोगों के लिए, किसके, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए है जो कि गलत तरीके से जॉब को पा चुके हैं, ठीक है। तो यह निजी व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं होगा, निजी नौकरियों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दें उदाहरण के लिए किसी नौकरी, सरकारी नौकरी पर बिना योग्यता के रिश्वत देकर के दोस्तों किसी आसीन व्यक्ति के खिलाफ अधिकार प्रश्न जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए साथियों अब देखते हैं अगला क्या दोस्तों, अगला क्या है, उत्प्रेषण। क्या है साथियों, उत्प्रेषण मेरे साथियों। देखिए उत्प्रेषण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। उत्प्रेषण का होता है कि मंगा लेना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मंगा लेना, ठीक है। यार कहेंगे सुप्रीम कोर्ट किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकती है, ठीक है। याद रखेंगे जब कोई दोस्तों समझिएगा, जब कोई न्यायिक कार्यवाहियां हैं पूरी हो जाने के बाद जारी की जाती है, ठीक है, पूरी होने के बाद। अब मान लिया कोई दोस्तों, मान लिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट आप कोई गए थे, हाई कोर्ट आप गए थे, ठीक है, कि साथियों हाई कोर्ट में आपका क्या हुआ, कोई चीज सुनवाई हुई, ठीक है, और उसमें कोई कमी आपको लगा, ठीक है, तो आप जाएंगे दोस्तों क्या करने, ठीक है। मान लो दोस्तों हाई कोर्ट हो गया या फिर अधिकरण छोटे वाले न्यायालय हो गए या कोई न्यायिक कार्रवाई दोस्तों लिप्त है ना, जो संस्थाएं अन्य संस्थाएं दोस्तों, ठीक है, उनके खिलाफ जारी की जाती है। मान लो साथियों आपका वो केस हो गया कोई चीज, है ना, और उसको पूरा हो गया, ठीक है, आप गलत तरीके से दोस्तों कोई दोषी सुना दी गई, तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये पूरा मतलब हो चुका था, संपूर्ण हो चुका था ये केस, तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण, है ना, उत्प्रेषण वाली दोस्तों, उत्प्रेरण वाली, देखिए ये दोस्तों याद रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है साथियों ना, उत्प्रेषण, है ना, तो उत्प्रेषण वाला ये जारी करेगा। मतलब कि जब कोई, है ना, कोई निर्णय दोस्तों पूरा हो जाता है, न्यायिक कार्रवाई दोस्तों पूरी जाने के बाद दोस्तों ये रिट जारी की जाती है, तब दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों इस निर्णय को रद्द कर दी जाएगी और इस केस को ऊपर न्याय कोर्ट में मंगवा लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको गलत तरीके से कोई चीज सुना दी गई है, मान लो दोस्तों आपको कोई चीज की 5 साल या 10 साल की सजा सुना दी गई है दोस्तों, तो क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खड़खड़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों उत्प्रेषण वाला यही वाला वो जारी करेगी रिट, और जो केस था ना उसको दोस्तों क्या करेगी, अपने पास उठा लेगी, ठीक है, और उस मामले को रद्द कर देगी, 10 साल की सजा रद्द हो जाएगी आपकी। अब दोबारा से यहां दोस्तों सुनवाई हो सकती है, तो ये समझ गए होंगे उत्प्रेषण, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं उत्प्रेषण के बाद क्या होता है साथियों, अपना क्या होता है, प्रतिषेध। ये अंतिम है, प्रतिषेध मतलब तो मना कर देना। क्या होता है मेरे साथियों, मना कर देना साथियों, इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, मना कर देना। देखिए उच्चतम न्यायालय किसी न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकती है। आपको बता दें कि मान लें दोस्तों कोई सुनवाई चल रही है, कहां पर चल रही है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय, फिर उससे निचली न्यायपालिकाओं में, ठीक है दोस्तों। अगर वो लगता है कि इसकी जो सुनवाई है ना वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से दोस्तों की जा रही है, या फिर दोस्तों उस न्यायालय क्षेत्र से बाहर का है, तो दोस्तों उस पर यह रिट जारी होती है, ठीक है। यानी कि अगर मामला दोस्तों गलत सुनाया गया है, देखिए जब कोई निचली अदालत दोस्तों फैसला गलत सुनाती है या फिर अवैध कानून के तहत कोई फैसला सुनाती है, या फिर दोस्तों उसके क्षेत्र से वो बाहर का होता है, तब दोस्तों उसके ऊपर कौन सा प्रतिषेध वाला दोस्तों ये रिट जारी करता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। याद रख लेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए
क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय किसी न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकती है। कौन? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। सुनवाई से मना कर सकती है जब निचली अदालत या फिर निचली न्यायालय कोई फैसला सुनाती है, यदि उस न्यायालय ने अवैध कानून के तहत दोस्तों फैसला सुनवाई है, तो उस मामले को दोस्तों न्याय क्षेत्र से या फिर दोस्तों न्याय क्षेत्र से अलग है तो ये रिट जारी होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं भैया और आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपने 32 तक बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से देख लिया है। अब देखिए 33, 34, 35 दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इन पे आपके लिए एक बात कर लेंगे दोस्तों। 33 में क्या है, तो 33 में आप लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 33 में क्या कहा गया है कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि सैन्य बलों, देखिए सैन्य बल का होता है हमारे आर्मी के अधिकारी ना, आर्मी, ठीक है। सैन्य बल या फिर अर्धसैनिक बलों से, है ना, बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। जो दोस्तों जो आपके सेना में दोस्तों जवान हैं ना, उनके दोस्तों मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों, उनको हमारी तरफ शायद स्वतंत्रता ना दे, है ना, वो दोस्तों इसके बारे में बताया गया 33 में, ठीक है। और 34 में क्या कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में, समझिए, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होती है, तब दोस्तों उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, निर्बंधन कर दिया जाता है। मतलब जब दोस्तों आपके यहाँ सैन्य शासन लगा होता है, मार्शल लॉ लगे होते हैं दोस्तों, तो वहां के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। वो सैन्य शासन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, अफसा, है ना, अब क्या होता है, AFSPA, है ना, ये दोस्तों एक कानून होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना दोस्तों। तो इसको हम बोलते हैं एक्ट, है ना, एक्शन है एक्ट, इसको एक्ट कर लेना, ठीक, 1958 वाला। तो दोस्तों आपको पता है कि ये जैसे जम्मू कश्मीर में कभी लग जाता है ना, और दोस्तों इधर आप पूर्वोत्तर भारत में भी लगे हुए मिलते हैं दोस्तों, वहां पे आपको पता है कि इसके लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। आपके फिर मौलिक अधिकार कुछ उन पे दोस्तों अंकुश लगा दिया जाता है। जैसे दोस्तों आपको पता है इसमें कैसे होगा कि दोस्तों आप कहीं जाएंगे दोस्तों, आपकी तलाशी ली जाएगी, है ना, और दोस्तों कभी कभार क्या होता है, बैरियर लगा देते हैं, आपको आवागमन पे रोक लगा देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ आपके अधिकारों पे अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। और आपको बता दें इसका जो मानवाधिकार ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल विरोध करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे 34 में क्या है कि आप कुछ अधिकार को छीना जा सकता है, कहां पे, जहां पे सैन्य शासन लागू होगा, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब सब 35 क्या कहता है कि भाग 3 से संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। यानी मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी अगर कानून बनता है तो वो केवल और केवल दोस्तों संसद बना सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। याद रखेंगे, किसी राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति नहीं होगी। तो ये दोस्तों आर्टिकल 35 हो गया। हमने देखा दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक, और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, शायद इस तरीके से आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना, उनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक दोस्तों वो मौलिक अधिकार जो केवल और केवल दोस्तों भारतीयों को प्राप्त है, किसको, केवल और केवल अपने भारतीयों को दिए गए दोस्तों, बाकी किसी अन्य को नहीं, ठीक है। समझ गए ना, केवल और केवल दोस्तों भारतीयों के दिए गए हैं, बाकी और किसी, मतलब कि अंग्रेजों को नहीं प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों के लिए। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है आर्टिकल 15, ये क्वेश्चन पूछाएंगे कौन सा भारतीयों के लिए प्राप्त है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्या है साथियों, आपको पता होगा कि आर्टिकल 15 में कहा गया धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, है ना, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 आपने देखा होगा, 16 में क्या है दोस्तों, अवसर की समानता, है ना, अवसर की समानता दोस्तों। उसके अलावा 19 में दोस्तों आपको पता है कि छह प्रकार के अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों। 29, 30 तो अभी हमने पढ़ाया है कि दोस्तों क्या है, शैक्षिक जो दोस्तों शैक्षिक, है ना, क्या है दोस्तों, शिक्षा संबंधित वाले ना। देखिए तो ये भी हमने आपको पढ़ाया भी है। क्या पढ़ाया है मेरे साथियों, कि हमने बताया था संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दोस्तों। तो 29, 30 ये केवल दोस्तों भारतीय लोगों को ही प्राप्त हैं। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। कौन कौन से बचेंगे, 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये जो आपके आर्टिकल है दोस्तों, ये सभी को प्राप्त है, चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारतीय। तो आपको केवल इतने याद रख लेने हैं, बाकी जो बचेंगे वो सबको प्राप्त है, ठीक है। कौन सा, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल दोस्तों भारतीयों के लिए हैं। तो ये चीज आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों, और एक बार आपको बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे दोस्तों, एक बार जरूर जाइए, आप संपूर्ण तरीके से दोस्तों बिल्कुल अच्छे से हिंदी पढ़िए और ये हमारा संविधान पढ़िए। तो कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।